नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं हूं अमित कुमार पालित और वक्त हो गया दमदार 10 का। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज प्रधानमंत्री ने नया इतिहास भी रचा है। आज मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यानी देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें जनता ने इलेक्ट नहीं किया था। देश में पहले चुनाव 1992 में यानी कि 1800 पहले चुनाव जब हुए थे वो हुआ था 1952 में। तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था उस दौरान प्रधानमंत्री बन के चुन के आए थे जवाहरलाल नेहरू और उनके पहले कार्यकाल चुनने के बाद वो चला 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन का काम किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब उनकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। अभी तो उनको 29 तक प्रधानमंत्री रहना ही है, तो आप गिन लीजिए और कितने दिन जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के पूरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इस मौके पर आज एक खास कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जो उपलब्धि की गई है, एनडीए की बैठक होगी। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ एनडीए के सहयोगी दल, तमाम जो मुखिया हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। 22 जो बीजेपी के और प्लस एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, सभी इसमें शामिल होंगे। आज ही प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम्स के साथ मीटिंग भी करेंगे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी सभी चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक खास डिनर भी होस्ट कर रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी होने जा रही है। मीटिंग में कई अहम मुद्दों के साथ सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा भी होगी। लेकिन इस बीच आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो 12 साल रहे हैं किन मायनों में देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4398 दिनों का, उसको आज 4399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। अब इन 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे फैसले जिसके बारे में दूसरी सरकार सोच तक नहीं सकती थी। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, कश्मीर से धारा 370 हटानी हो, देश को नक्सल मुक्त बनाना हो, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना हो, 3 तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाना हो या फिर संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराना हो। नरेंद्र मोदी कभी भी देश हित के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने से हिचकिचाए नहीं। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके मोदी ने बता दिया कि वो देश हित के आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। मोदी के विजन ने देश को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में लाकर खड़ा कर दिया। आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रह के सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4369 दिन, ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो भी उपलब्धियां उसमें कुछ और भी अहम चीजें जो आपको जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है। अब इन 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यानी 2014 के बाद से 58 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुले हैं, 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स बने हैं, 102 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस जोड़े गए हैं, 1,40,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भारत में शुरू हुए हैं। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 2014 की अगर बात की जाए तो उस वक्त करीब 6 करोड़ बनते थे सालाना। अब 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है सालाना। अब डिफेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या जानते हैं कि भारत क्या है? भारत आयात करता है, निर्यात नहीं करता डिफेंस के इक्विपमेंट्स। लेकिन 2014 के बाद देखिए क्या हुआ और 2026 में अगर आज हम खड़े हैं तो
424 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करें डिफेंस इक्विपमेंट्स। 2014 या उससे पहले कितना करते थे? महज 700 करोड़ की। उसी तरह से एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 164 तक पहुंची है। एक्सप्रेसवे 1000 किलोमीटर का होता था, अब 7332 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि बिजलीकरण जो हुआ है 2014 के आसपास अगर रहा होगा तो 21,801 और 2025-26 तक अभी तक आते आते करीब 70,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। पर कैपिटा इनकम बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीडीपी की हम बात करते हैं। 140 करोड़ की जनता है, समझिएगा इस बात को। महज 12 साल हुए हैं। 86,647 रुपए ये हुआ करता था पर कैपिटा जीडीपी। आज के वक्त कितना है? 2,43,180 ये है। 2,43,180 रुपए ये पर कैपिटा हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में हुई है। एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 का हमने जिक्र किया है, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। यूपीआई, इसको मत भूलिए, यूपीआई एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट गेटवे है पूरी दुनिया में, आज भारत को इसके लिए अग्रिम माना जाता है। कई देश भारत से ये टेक्नोलॉजी ले भी रहे हैं। जीएसटी यानी कि वन नेशन वन टैक्स का जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया था। नक्सल फ्री इंडिया, सिर्फ बोला जाता था इससे पहले कि नक्सल खत्म होगा, नक्सल खत्म करके दिखा दिया इसी साल मार्च में। इसके अलावा वंदे भारत जैसे हमने जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत ने खुद बनाया और लगभग आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इसका जाल बिछ चुका है। इसके साथ ही देखिए आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा उन्होंने कदम उठाया था जिसको लेकर लोगों ने बहुत मजाक उठाया था वो है टॉयलेट। जी हाँ, शौच घर, शौचालय, घर घर शौचालय उन्होंने पहुंचाया है जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी तरह से इकोनॉमी की हम बात ही कर रहे हैं तो जानते हैं कि भारत इकोनॉमी के मामले में इस वक्त दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज में है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सम्मान भी मिले हैं। 32 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी, आप कह सकते हैं कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें इतने अवार्ड्स मिले या सम्मानित किया गया। 19 पार्लियामेंट्स में, दुनिया के 19 पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है। देखिए फेहरिस्त बहुत लंबी है, वो खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा में अजीत जी जुड़ गए हैं और साथ ही सज्जन जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, पहली बात तो हम यही चाहेंगे, जो 12 साल जो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजारे, 4,399 दिन, मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम तो किए, उनके काम मैंने गिना दिए, लेकिन उन्होंने पूरे पैन इंडिया बीजेपी को एक तरह से स्थापित किया है जो पहले दिखता नहीं था। 2014 का मैं मैप देखता हूं तो 2014 में एक बहुत सिंपल सी बात है कि शासन कितना था बीजेपी का, 34% लैंड एरिया पे हम लोग थे सिर्फ, और पॉपुलेशन कितना हुआ करता था, सिर्फ 25% पॉपुलेशन पे बीजेपी का शासन था। आज वो कहां पर पहुंचा है? बीजेपी का 72% दुनिया, पूरे भारत का जो लैंड है उसमें बीजेपी का शासन है या फिर एनडीए का शासन है, और 78% पॉपुलेशन पर इस वक्त बीजेपी या बीजेपी सहयोगी दलों के साथ इस वक्त शासन कर रही है। ये कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, ये एक तो अभी हम लोग जो आंकड़े बता रहे हैं 4399 दिन उन्होंने पूरे किए और 9,000 से ज़्यादा दिन हो गए उनको सत्ता में सर्वोच्च पद पर रहते हुए। वो मुख्यमंत्री भी रहे 13 साल, 25 साल हो गए लगातार। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो 13 साल मुख्यमंत्री लगातार और उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री और वो यात्रा कंटिन्यू हो। तो ये यात्रा कंटिन्यू अभी रहने वाली है, ऐसा अभी तो दिख ही रहा है, आपने बता ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ और जो वैचारिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक उपलब्धियां हैं देश की, वो आपने बताई। जो वैचारिक मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो या उसके भारतीय जनसंघ जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, कश्मीर का मुद्दा था उसमें कि आर्टिकल 370 और 35A हटाएंगे, वो रिमूव करना एक बड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल था जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ उनकी दूसरी बार ज़्यादा बहुमत से सरकार आई थी जब 2019 में। नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा इशू रहा है, एक वैचारिक मुद्दे से जुड़ा हुआ, वो भी कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास किया और अब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो पड़ोस के देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना झेल करके गैर मुस्लिम आए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का बनना एक बड़ी उपलब्धि है और उसी वैचारिक मामलों में आप समान नागरिक संहिता को भी जोड़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है राज्य दर राज्य। उत्तराखंड ने लागू किया, असम ने लागू किया, अब एक एक करके दूसरे राज्यों में लागू हो रहा है। और बाकी जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और उसका जो विस्तार हुआ है वो सब आपने बताया। मतलब असली सवाल ये था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ विकास का जो मॉडल वो गुजरात से लेकर के आए थे, उसके साथ वैचारिक मुद्दों पर भी वो उसी कमिटमेंट के साथ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए वैचारिक तो था, लेकिन जब आर्थिक की बात होती है तो अर्थव्यवस्था में भी आज के वक्त में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट
की जंग की वजह से और युद्ध जो हो रहे हैं लगातार, उसके वजह से सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। भारत ने 7.7% हासिल किया, 6.5% इस मतलब 2026-27 का भी बताया जा रहा है कि हम करेंगे, जो दुनिया में सबसे तेजी से है। लेकिन मेरा प्रश्न जो, एक बार सज्जन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप हैं, ये जो पैन इंडिया जो प्रेजेंस प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया, अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाता हूं, 2014 की बात करें तो बीजेपी कहां शासन कर रही थी, जब जनवरी 2014 जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, और अगर कोalition गवर्नमेंट में थे तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में थे। आज के वक्त में मैं देखता हूं तो इसमें ये मैं बता नहीं सकता कौन सा छोड़ू, सिर्फ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर छूटा हुआ है, पंजाब छूटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश है और साउथ के छूटे हुए हैं, और एक आपका झारखंड छूटा हुआ है। बाकी सारा का सारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते गए, और मुझे लगभग लगता है कि 35 से ज्यादा उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते, 3 लोकसभा जीते हैं। देखिए, जो 12 साल का अगर संक्षेप देखें तो सबसे मोटा मोटी बात जो है वो है कि पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन जो हम लोग कहते हैं, आकांक्षा की राजनीति, पहचान से ज्यादा आइडेंटिटी, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी, उससे ज्यादा एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स। वो प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात मॉडल लेके आए तो आप देखिएगा 14 में ही एक उत्साह था कि अलग अलग वर्गों के लोगों ने जो पुरानी पार्टियों को छोड़ के अच्छी खासी संख्या में उनको वोट किया था। ठीक। दूसरी देखिए, जो हम कहते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको आपने आर्थिक रूप से और पॉलिसी दोनों तरीके से जोड़ा, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। तो इससे क्या हुआ कि करप्शन तो कम हुआ ही हुआ, आपने समाज के अंतिम पायदान को भी, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उससे सीधा जोड़ा। तीसरी बात देखिए, 3 तरह की, जिसको हम मार्जिनलाइज्ड स्पेसेस कहते थे, जो हाशिए पे थे, उसकी मेन स्ट्रीमिंग हुई। एक जो सबसे पिछड़े, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, गरीब हो, दलित, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ है, देश का वो हिस्सा जिसे हम कहते थे पेरीफेरी है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा कैसे देखा जाता था, पेरीफेरी वर्सेस मेन स्ट्रीम, मेनलैंड इंडिया वर्सेस पेरीफेरी। आज के डेट में आप कह नहीं सकते हैं कि गुवाहाटी मेनलैंड कम है दिल्ली से या नहीं है, उतना ही वो मेन। तो जो पेरीफेरल इंडिया की बात थी वर्सेस मेनलैंड, वो खत्म हो गया है, उसकी मेन स्ट्रीम हुई। परंपराओं की जो बात होती थी, राम मंदिर का बनना, जिसको मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर आप हिंदू और सनातन संस्कृति की बात कर दें तो वो एक पाप है, उसको लेके जो लोग एक हीन भावना से ग्रसित रहते थे, उसको भी एक मेन स्ट्रीमिंग में लाना। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरे इंडिया में जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, मार्जिनलाइज्ड कल्चर हो, समाज के हाशिए के लोग हों, पेरीफेरल इंडिया जिसको आप कहते थे, उन सब की मेन स्ट्रीमिंग है। और इस तरीके से न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं तो एक भारतीयता का बोध जो है वो सक्रिय रूप से लोगों के बीच में रहता है। संजय जी, आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया एस्पिरेशन को लेकर, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो मार्जिनाइज थे, उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार किया। यही वजह है कि पैन इंडिया जो प्रेजेंस बना। इस वक्त पार्टी के अध्यक्ष, ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, आप सुनते हैं। नहीं तो 2 ग्रुप बना लीजिए। नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से, हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया, तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा। तो यहाँ पर नितिन नवीन देखिए अपनी बात रख रहे थे, लगभग उन्होंने भी वही बातें बोली हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा ही कर रहे थे कि किस तरह से बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो व्यक्ति बिल्कुल तृणमूल में है, यानी कि जब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बिल्कुल जड़ में है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। उसके हाथ में भी जनधन खाता थमा दिया, उसके हाथ में भी एक मोबाइल थमा दिया, जिसका इस्तेमाल आप देखिए कि बखूबी कर रहा है।
लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बोलते हैं ना राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आए अजीत जी, और वो था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 2014 में सत्ता संभाली उसके बाद से हम नोटिस कर रहे हैं कि जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे कहीं पर खत्म होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा इस वक्त एग्जाम्पल 2026 में देखने को मिला टीएमसी बंगाल में और डीएमके तमिलनाडु में। बिल्कुल, ये एक बड़ा एजेंडा था उनका। उन्होंने कहा था आने के साथ ही दो बातें कही थी उन्होंने। एक बात तो अभी उनको पूरी करनी है, उसके लिए कोशिश वो कर ही रहे हैं, उसी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं। उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन वो भी करना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऊपर से नीचे तक हम राजनीति की सफाई करेंगे। तो वो सफाई का काम अभी चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, उसमें समय लगेगा क्योंकि राजनीति उस तरह की थी हम लोगों के देश की। और दूसरा था कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों से मुक्ति दिलाएंगे देश को। तो ये एक उनकी राजनीति का एक जिस तरह के लोगों को उन्होंने प्रमोट किया राजनीति में, कई तरह के सवाल भी उठे उस पर कि कैसे कैसे नेता बीजेपी अब आगे कर रहे हैं, पुराने तरफ सब निकल गए, हट गए, हटा दिए गए, नए नेता लाए गए। ये जो एकदम हाशिए पर के नेता थे, वो जो सिर्फ हाशिए पर के लोग मुख्य धारा में नहीं आए, राजनीति में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी हाशिए पर के नेता जो चौथी पंक्ति में जिनकी तस्वीर खींची गई थी विधायक दल की बैठक में, वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे लोग आए राजनीति में, तो अपने आप ही एक चोट पड़ी लोगों के दिमाग में, अपने आप ये चीजें आई कि भाई क्यों हम 3 पीढ़ियों की गुलामी करें राजनीति में। तो ये एक असर इसका दिखा। और आप देखिए बिहार के चुनाव पिछली बार हुए, उसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में देखिए डीएमके को देखिए तमिलनाडु में, ये इस तरह की पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो वो सब हाशिए में चले जाएंगे। क्योंकि एक तो वो जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके बच्चों की वैसी ट्रेनिंग भी नहीं है, राजनीतिक ट्रेनिंग भी नहीं है, और वो कॉन्स्टेंटली अटैक में है, बीजेपी की तरफ से अटैक में है। और ये बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री निरंतर अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ना सिर्फ देखिए वो जो होता है ना चाल और चरित्र, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं, वॉक द टॉक करते हैं। अपने पार्टी के अंदर भी उन्होंने कई ऐसे चेहरों को मौका दिया है जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन आज वो एक एक बड़े बड़े सूबों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने 12 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की है। मोदी के नेतृत्व में अब बीजेपी एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं और पहला ऐसा मौका आएगा राज्यसभा के चुनाव में कि जब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1988 के बाद यह पहली बार होगा किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत हासिल है अपने बूते पर। और पिछले 38 सालों में किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में यह बहुमत नहीं मिल पाया है। अब हमेशा गठबंधन को ये बहुमत रहा है, जैसे चाहे यूपीए हो या फिर एनडीए हो, उस लिहाज से देखा जाए तो आखिरी बार 1988 में कांग्रेस के पास यह बहुमत था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे पिछले 38 सालों में कोई नहीं कर पाया। इसकी वजह है बीजेपी का एक एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ना, जोर हिसाब करना। आप कह सकते हैं कि इसमें राजनीति भी होती है, लेकिन आप अहमियत समझिए कि छोटी से छोटी भी अगर हम कह सकते हैं एक सीट के लिए भी अगर लड़ना हो तो लड़ा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है, उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा और चैलेंज किया कांग्रेस को, और महेश केवट को उतार के उन्होंने ऐसा चैलेंज किया कि आज ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 4 कैंडिडेट के आने के बाद, क्योंकि एक मीनाक्षी नटराजन है जिनका डिस्क्वालीफाई हो गया है, ऐसे में बीजेपी के महेश केवट आ जाएंगे। तो सोचिए कि एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब 3 बीजेपी के हो जाएंगे और 1 कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार हो गया। कांग्रेस के पास जरूरी वोट भी मौजूद थे, लेकिन लग रहा था कि मध्य प्रदेश में लड़ाई 2-1 की होगी, लेकिन देखिए बीजेपी ने महेश केवट को उतार के उसी वक्त दिलचस्प बना दिया था। इसको लेकर हमने आगे भी चर्चा की है। अब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दायर किया था उसमें जानकारी छिपाई थी। बीजेपी ने इस पॉइंट को पकड़ लिया, चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर दी, सबूत पेश कर दिए, लेकिन कांग्रेस इसमें असमर्थ रहेगी। हाल में यह हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी, जिसकी वजह से यह नामांकन रद्द हुआ और कांग्रेस को अब वोट चोरी की बात कर रही है, आरोप लगा रही है। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। अब
11 मई 2025 का ये मामला है जिसमें शिकायतकर्ता ए श्रीलता, जिन्होंने शिकायत की थी 20 अगस्त 2025 को उन्होंने शिकायत की बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 56 इसी तरह से इनके पर आरोप लगे। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश तक दिया गया था। ये बातें हलफनामे में सज्जन जी नहीं थी। अब आरोप लगा के क्या फायदा कि बीजेपी ने क्या किया? आपके ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने छुपाया, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए। राजनीतिक पहलू अलग है, कानूनी पहलू यहाँ पे स्पष्ट है। 2002 में एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और 2003 में पीयूसीएल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा था उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन हुए कि आप फॉर्म 26 जो भरेंगे उसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या केस आपके खिलाफ है, उसमें यह है कि उसमें आप अधूरी जानकारी भी नहीं देंगे। वो जो भारतीय नागरिक हैं उनको जानकारी की एक संवैधानिक उनका अधिकार है, आप बताएंगे। अब इसमें टेक्निकलिटी जो कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार करे वो ये है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया और आपको नोटिस सर्व कर दी तो वो मामला जो है उसको क्रिमिनल केस माना जाएगा। उसमें एफआईआर हो नहीं हो ये नहीं है। पेशी के लिए गया इनके पास नोटिस, इनके वकील ने दिया था और वो था कि एक जो मोलेस्टेशन का केस था सब था, उसको प्रोटेक्ट करने का इनके ऊपर आरोप है। जो आरोपी था कि इन्होंने तेलंगाना के प्रभारी रहते हुए उसको प्रोटेक्ट किया था। अब सवाल है कि ये इनसे गलती हुई, अगर आप ये मेंशन कर देती तो फिर इनकी वो जो इनका कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होता। तो यहां पे गलती ये हुई कि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया। तो रूल के हिसाब से इन्होंने जानकारी अधूरी दी, छुपाई, और उस कारण से क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो इसमें कोई डिस्क्रिशनरी फैसला। मैं तो इसमें सर पॉलिटिकली मानता हूं अजीत जी। अरे बीजेपी वाले को थोड़ी ना पता लगा होगा, किसी ने दिया होगा ना तेलंगाना से। किसने दिया होगा? तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनकी भी तो फूट रही होगी ना जब मीनाक्षी नटराजन को लेकर आए होंगे। तो नहीं, ये बात थी। मीनाक्षी नटराजन को जब कैंडिडेट बनाया गया तभी कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में इसका काफी विरोध हुआ। और ये भी एक संयोग देखिए, मतलब ये राजनीति देखिए कांग्रेस की। राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है पार्टी के, लेकिन जब भी वो अपने लोगों को उनको राज्यसभा भेजना होता है तो ऐसी ही मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने जब अजय माकन को पहली बार भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से चुनाव हार गए थे। उन्होंने अभिषेक सिंघवी को भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश में। मीनाक्षी नटराजन को भेजना चाहा तो अब वो भी चुनाव हार गई, मतलब अब तो चुनाव से बाहर ही हो गई, अब कोर्ट पता नहीं आगे क्या करे। तो एक तो ये समस्या कांग्रेस की अंदरूनी है, और ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ही नहीं किसी ने बीजेपी को ये जानकारी दी, जिसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया। ठीक है, ये बात खबर आई। उसके बाद जो बंदोबस्त होते सो होते। हमको हैरानी इस बात की है कि रेक्टिफाई करने के लिए समय मिलता है। जो अगर आपके नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो स्क्रूटनी के समय ये जानकारी दी जाती है कि आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में 3 गड़बड़ियां पकड़ी गई परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में। आपने झारखंड का जिक्र किया है। उनको मौका दिया गया ठीक करने का। इनको जब मौका मिला तो ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये एक रहस्य है जो सुलझना बाकी है। ये रहस्य तो सचमुच सोचने वाली बात है कि जीतू पटवारी अगर कहते हैं कि देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, जो अग्रणी जाति लोगों को दे दिया, तरुण चुग को लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि आयात कर लिया कैंडिडेट, और जब उनको लगा कि अरे हमसे तो गलती हो गई तो अब किसी पिछड़ा वर्ग को देना पड़ेगा, तो उन्होंने महेश केवट को उतार दिया। लेकिन जीतू पटवारी ये तो भूल गए कि जो उनके कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, वो भी तो आयात की हुई है ना, वो भी तो तेलंगाना से, वो कौन सी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो गई। हलफनामे में गलत जानकारी देकर खुद जीती हुई सीट गंवा दी। अब कांग्रेस को टेंशन झारखंड में है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं लास्ट बॉल पर उनकी गेंद बाउंड्री पार ना पकड़ी जाए, यानी कि कैच आउट ना हो जाए, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट है, मैदान में 3 कैंडिडेट हैं। तीसरे कैंडिडेट जो निर्दलीय हैं उन्हें बीजेपी का सपोर्ट मिल चुका है, यानी कि उनके पास 24 वोट हैं। बस उन्हें और 4 वोट की जरूरत है, क्योंकि कुल 28 वोट चाहिए होते हैं। अब जेएमएम के पास 34 वोट हैं, उन्होंने एक अपने कैंडिडेट को उतार दिया तो उनके पास फिर बच जाते हैं 6 वोट। अब ये 6 वोट अगर कांग्रेस के खाते में ना जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ आरजेडी को मिला दे, लेफ्ट पार्टी को मिला दे, तब जाके कांग्रेस के खाते में ये 28 सीटें पूरी हो रही हैं। अब बात आती है कांग्रेस और बीजेपी के समर्थित जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के पास 16 वोट हैं, 12 वोटों की उनको जरूरत है। कांग्रेस को जेएमएम का एक्स्ट्रा वोट के अलावा आरजेडी और लेफ्ट, जैसा मैंने कहा, कि मिलने का भरोसा है। अगर सहयोगी ने साथ नहीं दिया, इनके बीच अगर क्रॉस वोटिंग हुई, तो कांग्रेस के प्रणब झा राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो वहीं पर निर्दलीयों को सिर्फ 4 एक्स्ट्रा वोट चाहिए, जो आंकड़ा आप समझिए, उनको 12 चाहिए कांग्रेस को, और यहां पर जो बीजेपी समर्थित या निर्दलीय हैं उनको चाहिए 4 वोट एक्स्ट्रा। अगर महागठबंधन के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो फिर क्या होगा? गेम ओवर हो जाएगा।
अब झारखंड में कांग्रेस के प्रणब झा राज्यसभा पहुंचे या फिर बीजेपी समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी, ये तो 18 जून को पता चलेगा। लेकिन 18 जून बीजेपी के लिए बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। 18 जून को पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी को राज्यसभा में अपने अकेले के दम पर बहुमत मिलेगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है और बहुमत के लिए 123 की जरूरत होती है। अभी राज्यसभा में बीजेपी के 113 सांसद हैं, 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 26 में से कम 13 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी, जो बहुमत से 3 ज्यादा है। और 1988 के बाद पहला मौका है जब कोई पार्टी अपने बलबूते पर, अपने दम पर राज्यसभा में बहुमत हासिल करने जा रही है। लेकिन एक बार फिर से हम लौटते हैं झारखंड के ऊपर। झारखंड को लेकर अभी अजित जी हमें लेटेस्ट बताएंगे कि क्या वाकई में परिमल नैथानी 4 वोट मैनेज कर पाए हैं? नहीं, पहले तो अभी तो उनका पर्चा ही फंसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनका कल तो अभी उनको जो स्क्रूटनी में गड़बड़ियां आई, उनके डिस्क्रिपेंसीज पाई गई उनके नॉमिनेशंस में, तो उनको समय दिया गया है अभी सुबह 11 बजे तक का वो रेक्टिफाई करने का। उनके पर्चे में 3 गड़बड़ी थी। एक तो नाम का सीक्वेंस गलत था, दूसरा एक जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली वाला कॉलम था उसमें कुछ जानकारी अधूरी थी, और कुछ मुकदमों से, कानूनी मामलों से जुड़ी जानकारी अधूरी थी। लेकिन उनको समय दिया गया है रेक्टिफाई करने का। अच्छा, कोई शाम तक बात आ रही थी कि उन्होंने कर लिया ऐसा? हाँ, वो कर लेंगे, चूंकि 3 बार वो एमपी रह चुके हैं राज्यसभा से लगातार, अभी भी राज्यसभा में है, तो उनको कोई बहुत नहीं करना। अभी जिस राज्यसभा में है वही हलफनामा भी दे देंगे, वो तो उनका चल जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी वो नहीं होगी। ये चीज खत्म हो जाएगी। चुनाव होगा वहां 18 तारीख को, वोटिंग होगी, चूंकि 2 सीटें हैं और 3 उम्मीदवार हैं। तो वोटिंग का फॉर्मूला आपने बता दिया है कि बीजेपी मतलब एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनको 4 वोट चाहिए, उनके पास 24 हैं, 4 चाहिए हैं। और उधर जो यूपीए के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, उनके पास 28 वोट है, उनको अपना 28 वोट बचा के रखना है। मतलब 16 अपना है उन कांग्रेस का, बाकी 6 जेएमएम के हैं, 4 आरजेडी के हैं और 2 लेफ्ट पार्टी के हैं। उनके पास 28 चाहिए, 28 हैं, उनको बस अपना 28 बचा के रखना है। नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो जानना चाह रहे हैं। वही बचना, अब बचने, अगर देखिए इन्हीं ऐसी ही स्थितियों में परिमल नाथवानी 2 बार राज्यसभा रहे हैं बिहार झारखंड से, 2008 से 14 और 14 से 20। ऐसी ही परिस्थितियां थी, ऐसी ही असेंबली थी और ऐसी ही जुगाड़ करके वो राज्यसभा। आप मुझे बताइए कि अब जो ये 4 मैनेज होंगे, लेफ्ट को मैं छोड़ देता हूं, आरजेडी पे। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के 4 में से 3 वल्नरेबल हैं। जो मंत्री हैं संजय सिंह यादव, उनको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो मंत्री हैं, तो वो हो सकता है जोखिम न लें, लेकिन बाकी 3 लोग वल्नरेबल हैं। ठीक है, 3 यहां से आ गए, 3 वल्नरेबल हैं। अब तीनों आ जाएंगे या कोई एक, संभावित मान के चल रहे हैं। वो एक वल्नरेबल है। 3 जेएमएम के जो 6 बच रहे हैं, वो 6 वल्नरेबल हैं। और कांग्रेस के अपने 6 के 6 वल्नरेबल हैं, और कांग्रेस के अपने जो 12 हैं उसमें से 7 वल्नरेबल हैं। अरे और एक जो है झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के एक एमएलए हैं जयराम महतो, तो वो अपनी पार्टी के अकेले एमएलए हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको जहां बेटर डील मिलेगी तो हम उनको डाली देते हैं कि जाएंगे। हाँ। तो वो मान सकते हैं कि वो 24 के साथ एक वो 25 तो 3 बचे, 3 मैनेज करना है, 3 मैनेज करना है। तो इसलिए परिमल नाथवानी के लिए, प्रणब झा के लिए रास्ता मुश्किल है। हालांकि पॉलिटिकल आदमी है, झारखंड के आदमी हैं और काफी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है जो हमने। चलिए, लेकिन आपने तो मुश्किल आसान कर दी है इस बार परिमल नाथवानी के लिए। तो सज्जन जी, लेकिन जो महम हो जाता है बीजेपी का अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करना, इसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे जो बिल्स हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है, तो क्या रास्ता रहने वाला है? रोड मैप जो बीजेपी पाना चाह रही है, तो तय कर रही है, वो क्या है? देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात उन्होंने की थी कि यूपीए एरिया में पॉलिसी डिसीजन नहीं होते थे। वो पॉलिटिकल भी था, लेकिन कहने का मतलब है एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी अप्लाई। तो उसके लिए आप देखिए कि जब बीजेपी के पास ये पूरी बहुमत थी और एनडीए बड़ी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। तो उस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव लॉज है, जैसे फार्म रिफॉर्म्स के हैं। आप याद कीजिए 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल को प्रधानमंत्री मोदी फिर से लाना चाह रहे थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ विरोध हुआ, वापस जाना पड़ा, लेजिस्लेटिव पार्टीज में भी थी। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं। डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन तो है ही है। उसके लिए देखिए अभी बात चल रही है कि शायद उसी फॉर्मूले पे डीएमके से बात की जाए कि भाई हर स्टेट का 50% शेयर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो नवंबर 2026 के बाद जो अमेंडमेंट किया गया है वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो डिलिमिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल मैंडेट है वो लागू हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उस हिसाब से तो साउथ को और घाटा होगा। तो साउथ के लिए ये फेवरेबल है कि जो रेशियो है कि आपका परसेंटेज वही रहे 50% हर स्टेट का। तो शायद डीएमके इस चीज को फिर से इस बात पे अभी जो बदले हालात है करें। तो एक तो डिलिमिटेशन की बात हो गई।
दूसरा देखिए, चलिए, मुझे लगता है कॉमन कि- सिविल कोड की भी बात हो सकता है। अभी तक हम लोग स्टेट लेवल पे देख रहे हैं, अब ठीक है। नेशनल, अब पैन अब इंडिया वो नेशनल लेवल पे, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी का मैंडेट है, जो उसको आप कर क्योंकि हमने सकते हैं। डिलिमिटेशन का जिक्र किया, तो जिस तरह से बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि 18 जून के बाद ऐसा मौका आ रहा है 1988 के बाद, जब बीजेपी अपने बूते पर राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लेगी, उसी के साथ डिलिमिटेशन को लेकर के जो बात हो रही है, तो अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता का कुनबा टूटना शुरू हुआ है और पूरे के पूरे टीएमसी के अगर सांसद बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, तब क्या होगा? 20 की तो बात पहले ही चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही है ममता बनर्जी के। आज फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी और इस केस में सीआईडी के एक्शन से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अभिषेक बनर्जी सीआईडी की पूछताछ में शामिल होने से बचते रहे हैं। सीआईडी 3 समन दे चुकी है, लेकिन अभिषेक ने अब तक सवालों का सामना नहीं किया। अभिषेक की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुनाता है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी देखना होगा। फर्जी दस्तखत केस में अभिषेक को कल शाम 5 बजे तक सीआईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। सीआईडी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी का ऑफिस कालीघाट में है। ममता बनर्जी के ठीक घर के सामने ही ऑफिस है। जैसे सीआईडी कालीघाट पहुंची थी तो टीएमसी नेता भी वहां पहुंच गए। सीआईडी का विरोध करने लगे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। बहुत देर तक वो खड़े रहे। टीएमसी नेताओं ने अफवाह फैला दी कि सीआईडी ने ममता बनर्जी के घर पर रेड की है। अब इसलिए मदन मित्रा, कुणाल घोष तुरंत वहां पहुंचे। सीएम और टीएमसी की जो आरोप हैं, सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए रोज रेड कर रही है, इस तरह से आरोप लगाने लगे। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। कौन केस में है, कौन केस में नहीं है, ये तो हमारा पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो जो भी हो, जब ममता दीदी दिल्ली में है, सब लोग जानते हैं, अनाउंस प्रोग्राम था। उस टाइम में एक लेडी, एक्स चीफ मिनिस्टर, लीडर ममता बनर्जी जैसी, उनके घर पर उनकी एब्सेंस में ये इन्वेस्टिगेशन और क्या चल रहा है कौन जाने। अब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता अब सपोर्ट की तलाश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। नोट करने वाली बात तो यह थी कि ममता बनर्जी डेरेक ओब्रायन को लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी उनके साथ नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बंगाल में चुनाव हार, पार्टी में बगावत और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो जहां एक तरफ सोनिया गांधी के साथ चर्चा में व्यस्त थी ममता बनर्जी, उसी दौरान उनके घर के बाहर जो टीएमसी का ऑफिस है वहां पर सीआईडी पहुंची थी। सर, बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से शोभन देव ने जो एक पर्चा दाखिल करवाया, सामने रखा है, उसमें बताया जा रहा है कि यही वो पर्चा है जिसको रितो ब्रोतो ने बोला कि ये पर्चा वो है जिसमें कौन कौन शामिल हुआ है और मीटिंग में कौन कौन पहुंचा था, सिर्फ उसी के सिग्नेचर है। शोभन देव बता रहे हैं कि ये वही पर्चा है जिसमें ये तय हुआ था कि मैं बनने जा रहा हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसीलिए बता रहे हैं कि सीआईडी के लोग पहुंचे हुए थे, इसीलिए अंदर दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा था। देखिए, ये तो वो इस 2 मामले हैं। आपने 2 सवाल, दो खबरें एक साथ आपने रखी हैं। हाँ। एक तो ये, इस मामले में सीआईडी भी कुछ ओवर रीच कर रही है। मतलब आपको जांच करनी है, लेकिन एक मैसेज भी बनाना है कि देखिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कितनी सख्ती से हो रही है। बीजेपी के अपने वर्कर्स को भी एक मैसेज देना है। उस मैसेजिंग का एक काम है ये। नहीं तो रेड करके आप पार्टी के मुख्यालय में कौन सा दस्तावेज रखा होगा जिससे पता चलेगा कि दस्तखत फर्जी थे या असली थे, उसे तो नहीं पता चलेगा। दस्तखत फर्जी थे या असली, ये तो इससे पता चल जाएगा कि आप उन दोनों के नमूने ले लीजिए, रीता बनर्जी और संदीपन साहा के असली नमूने ले लीजिए और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उनको मिलवा लीजिए और आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। नहीं सर, वहां पर बोला जा रहा है ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखे हुए हैं और कह रहे ब्लॉक लेटर्स में क्यों है, सिग्नेचर क्यों नहीं? फर्जी दस्तखत है अगर तो अपने आप में प्रमाणित हो गया कि ब्लॉक लेटर में कोई दस्तखत नहीं करता है, तो ये फर्जी हो गया, तो ये मुकदमा चलेगा। रेड करने का है, ये थोड़ा ज्यादा की बात हो गई कि आप जाकर के दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कल वाली जो मुलाकात है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 आपने ध्यान दिलाया कि वो अभिषेक बनर्जी को लेकर के नहीं गई थी और सोनिया गांधी के साथ भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो बिना राहुल गांधी की मौजूदगी के क्या राजनीति होगी? ममता बनर्जी के ऊपर तो राहुल गांधी अटैक कर रहे थे ना, और आगे की जो पॉलिटिक्स करनी है वो सोनिया गांधी को तो करनी नहीं है, वो तो राहुल गांधी को करनी है। तो राहुल गांधी इंदिरा भवन में अपने संगठन की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, वो भी उस समय 1 घंटे की मीटिंग में नहीं मौजूद थे, और अभिषेक बनर्जी भी नहीं मौजूद थे, जिन 2 लोगों को आगे पॉलिटिक्स करनी है। तो अब ये हो सकता है कि इन सोनिया 5 साल के बाद गई थी ममता बनर्जी। आप कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है ज्यादातर मोटे तौर पर, और दोनों के बीच में एक पुराने संबंध ऐसे हैं, परिवार के संबंध हैं, राजनीति की भी बात हुई होगी, लेकिन वो मेटरलाइज तब तक नहीं होगी जब तक अभिषेक और राहुल गांधी नहीं। अजीत जी, आपका ये पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि जो आने वाले वक्त में ही टीएमसी हो या फिर कांग्रेस की राजनीति आगे लेकर जाएंगे, दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या कहीं पर कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की कि आखिरी मौका है,
जैसे कि संजय राउत या किसी दूसरे कुछ लीडर्स कैसे ना बातें जो चर्चा में चल रही है, कोई उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप विलय क्यों नहीं कर लेते थे अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ, टीएमसी को? देखिए वही एक मौका है, क्योंकि अच्छा, मौका 1998 में सोनिया गांधी ही थी कांग्रेस की अध्यक्ष। उसी समय में ये ममता बनर्जी टीएमसी बनाई थी कांग्रेस से अलग होके, क्योंकि उनका अपना एक ग्रीवांस था कि प्रणब मुखर्जी वगैरह थे, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ जुड़ गए थे, और इसलिए बंगाल नाराज की थे राजनीति में इनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, तो उस कारण से इनको लगा कि इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रणब मुखर्जी ने अपने उसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि वो काफी नाराज हो गई और चले गए। अब अगर आप टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो अभी टीएमसी एक ऐसा ब्रांड है जो जनता के आक्रोश का शिकार है। कहीं भी उसके नेता जा रहे हैं, चोर चोर लोग चिल्लाना शुरू करते रहे। एयरपोर्ट पे तो कल ऐसा हुआ कि ये कल्याण बनर्जी जो है, जो राज्यसभा सांसद, वो गए तो वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, लोगों ने उनसे कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। वो भी चोर चोर बोलना शुरू करे कि शुभेंदु चोर, ये चोर, वो चोर। तो वैसी स्थिति में अगर आपको आगे कुछ भी सार्थक दिशा में जाना है, तो जब आपका ब्रांड ही हॉस्टाइल हो चुका है पब्लिक के नजरिए में, ठीक है, तो कांग्रेस में आप शामिल हो जाइए। और या फिर एक तीसरा फंड बनाने की कोशिश की जाए, अगर ये लोग मिलकर तीसरा फंड बनाएं। ममता पास्ट हर प्राइम है, अब उनका हो चुका, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, और अभिषेक जो है, लेकिन एक कोशिश हो रही है थर्ड फ्रंट को लेके, मैं उसी का जिक्र करने जा रहा हूं सज्जन जी, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी के बीच माना जा रहा है कि डीएमके थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है, और बताया जा रहा है कि स्टालिन एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस एक फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। अब ऐसे में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। स्टालिन का केजरीवाल, नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी पर फोकस है। अगर ये फ्रंट बनता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इस फ्रंट के बनने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसका कोर वोटर वही होगा जो कांग्रेस का है। अजीत जी, अब स्टालिन को लेकर जो हम बात करेंगे, स्टालिन ये थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य आपको नजर आता है? क्योंकि वो खुद तो पावर से आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। अभी तो जो अगला चुनाव जो सबसे नजदीकी चुनाव होगा, राज्यों को छोड़ दें, जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं है। पंजाब, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तमिलनाडु का तो अभी ही हुआ, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ होते हैं 29 में। तो जो नजदीकी चुनाव है वो 2029 का है, जिसमें एमके स्टालिन या उनका बनाया थर्ड फ्रंट कोई रोल प्ले कर सकता है। जो इंडिया ब्लॉक बना था उसके अंदर भी एक प्रेशर ग्रुप काम करता था, एक थर्ड फ्रंट उसके अंदर भी काम करता था, जिसमें ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव थे। ये सब एक प्रेशर ग्रुप की तरह कांग्रेस के पैरेलल एक दूसरा संगठन अंदर ही चलाते थे। अब ये सब आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी हार करके बैठी हुई हैं, और अखिलेश यादव को कांग्रेस की मोटे तौर पर जरूरत होगी अगले चुनाव के लिए। तो अभी वो कांग्रेस से कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। तो अभी हमको लग रहा है कि तीसरा फ्रंट अगर कोई बनता भी है तो वो बहुत रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन तीसरे फ्रंट की राजनीति अगर होती है, और लोकसभा में और संसद के अंदर हर दिन की जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, उस फ्लोर कोऑर्डिनेशन में अगर बीजू पटनायक, मतलब बीजू जनता दल और डीएमके, ये सब लोग, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलकर अगर अलग पॉलिटिक्स करते हैं एक, तो ये फिर यूनाइटेड अपोजिशन जो है उसको एक झटका होगा, और सरकार को आसानी होगी जो वो विधायी काम होंगे उनको कराने। और ये प्रयास देखिए, बीआरएस जो है तेलंगाना के, हाँ, उन्होंने भी पहले कोशिश की थी 2019 तक की एक थर्ड फ्रंट बने, बीजेडी से और बाकी पार्टियों को साथ बात हुई थी, लेकिन वो बात चली नहीं। लेकिन हाँ, इससे हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका अपोजिशन बट रहा है। थर्ड फ्रंट बने ना बने, लेकिन एक फ्रंट तो अभी भी खुला हुआ है, और दमदार 10 में हम उसी फ्रंट की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट का फ्रंट, जहां पर एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अब हुआ यह है कि पलटवार और वार हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने देर रात ईरान पर हवाई हमले किए, एक दो जगह नहीं, कई जगहों पे किए। अब जैसे कि बंदर सिरिक नेवल बेस को निशाना बनाया, विलायत नेवल बेस को निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास में भी हमला किया गया, सिरिक में भी हमला किया गया। तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अब ईरान ने अमेरिका के जो बेस हैं, खासतौर पे बहरीन में मौजूद जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट करते हुए मिसाइल दागे। हालांकि जो सेंट्रल कमांड का तो अभी भी यही कहना है कि जो भी मिसाइल दागे गए थे वो किसी भी तरह से हिट नहीं हुए, उनको आसमान में ही एक उड़ा दिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सज्जन जी, ये बात हो रही थी कल की 1-2 दिन में हम लोग डील कर लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। अब देखिए कि फिर से युद्ध शुरू हो गया है। उधर अब्बास अरागाची ने बोला है कि अमेरिका इस रीजन से चले जाए अगर वो सेफ रहना चाहते हैं। देखिए, सबसे वो तो है कि हॉर्मुज पे निगरानी कर रहे थे, अपाची जो उनकी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, उसको मार गिराया, और ट्रंप ने बोला कि भाई हम इसका जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं। वैसी स्थिति में एक चीज तय है कि ईरान बिल्कुल अभी डिफायंस मोड में है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जो है बहुत ही रैशनल तरीके से पावर असिमेट्री को देखते हुए
वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो क्लियर है कि भाई आप मार रहे हैं मारिए, लेकिन हमारे पास, ईरान के पास क्या, हॉर्मुज के अलावे भी है कि वो अमेरिका की वल्नरेबिलिटी को पहचान गया है कि आपके जितने भी बेस और आपके जितने भी अलाई देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनको आप कहां तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये सीधी सी बात है कि, और उसके बाद फिर आ रहा है कि 2-3 दिन में फिर से कुछ वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ट्रंप की जो ये परपेचुअल अनसर्टेनिटी वाली जो बात है, उसमें आप ईरान के डिफाइंस मोड को जब तक नहीं पहचानेंगे जिसके साथ डील करना है, आप डील ब्रेकर क्लॉज उसमें डालते रहे। इजरायल आपके लिए एक अलग समस्या है, ठीक है सर। आपने इजराइल का बात किया सज्जन जी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट से कहा है कि ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि हमें अकेले ईरान के साथ लड़ना पड़े। अजीत जी, ये बयान दिया है। देखिए, उनको पता है कि हम लगातार मना कर रहे हैं ट्रंप की आप दूसरे फ्रंट मत खोलिए, आप लेबनान का फ्रंट मत खोलिए जो मेन है, बंद नहीं करेंगे। हाँ, तो वो बंद नहीं कर सकता है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है इजराइल के लिए, तो वो बंद नहीं करेगा। हालांकि ये दोनों में सारी चीजें बहुत कोऑर्डिनेटेड होती हैं। देखिए, इतना कोऑर्डिनेटेड है इजराइल और अमेरिका का सारा मामला, कहने के लिए भले कुछ भी करते रहे। अभी भी आप देखिए, अमेरिका ने जो अटैक किया है वो पूरे, आपने जितने नाम बताए, चाहे सिरिक हो, चाहे वो विलायत बेस हो, सब साउथ ऑफ द ईरान है, और नॉर्थ ऑफ द ईरान जो है वो अटैक करता है इजराइल। तो ये इतना कोऑर्डिनेटेड होता है इन लोगों का अटैक। और अभी कल ही हम सुन रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली थी जिसमें ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर हम निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे ईरान में, और 3 दिन में डील होने की बात की 3 दिन में पहले कहा था। अभी कल कह रहे थे अपने रिपब्लिकन पार्टी की रैली में कि 2 हफ्ते में और निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे, और एकदम उसी समय हॉर्मुज खुल जाएगा और तेल के दाम गिर करके $92 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाएंगे, और दुनिया फिर 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। ये कल कह रहे थे वो। और फिर रात में उन्होंने कहा कि अभी जांच कर रहे हैं हम कि हम जहाज अपने से गिरा या कैसे, और रात फिर उन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए सर, ये जो कुछ भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसको लेके शायद एक ऐसा देश है जिसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए, उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर युद्ध हो रहा है उसकी वजह से वो नाखुश है, उनके लिए कि उनका जो डील होने का जो काम कर रहे थे, डील बनाने का काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया। वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो लेकर आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा, तो बाहर क्या संभालेगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे उसने जबरन कब्जा कर रखा है भारत के भूमि पर, वहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के वर्दीधारियों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, फौज की गोलियों का मुकाबला पत्थरों से किया जा रहा है। जवाब में जनरल मुनीर कसाई बन गया है। खबरें आ रही हैं कि पीओके में 2 दिनों में करीब 400 लोग मार गिराए गए हैं, और हत्या के बाद लाशें भी गायब हो जा रही हैं ताकि खबर बाहर ना आ सके। सबसे भयंकर मंजर बिम्बर में दिखा है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस बीच पीओके प्रशासन ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 प्रदर्शनकारी नेताओं के ऊपर इनाम की घोषणा की, उन्हें पकड़ने के लिए। प्रशासन का कहना है कि इन प्रदर्शनकारी नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। जवाब में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी इनाम का ऐलान कर दिया है। ISI के ब्रिगेडियर फैक की हत्या पर $100 मिलियन का इनाम की घोषणा की है। पीओके को लेकर उसकी असेंबली में सभी 53 सदस्यों की हत्या पर $10 मिलियन का इनाम किया गया है। हर पाकिस्तानी रेंजर्स की हत्या पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। अब सोचिए कि वो पीओके, जिसे आप कह सकते हैं ना कि धर्म के नाम पर अपने साथ मिलाने के लिए जो भी किया पाकिस्तान ने, अब उसका हाल देखिए क्या हो गया। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर जो क्यों भड़की है। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पुलिस और यहां पर आम लोगों के बीच ये झड़प चल रही है, और ये सब कुछ हो रहा है यहां पर किस लिए, क्योंकि आटे से सब्सिडी हटा दी गई है। 12 जो असेंबली सीट रिजर्व रखी गई थी शरणार्थियों के लिए, उससे पुख्ता कर दिया गया, जिसका विरोध कर रहे थे। आप सोचिए कि भारत में आटा 20-30 रुपए किलो मिलता है, और पाकिस्तान में वही आटा मिलता है 150-200 रुपए किलो। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर सब्सिडी हटा दी जाए तो 40 किलो का जो कट्टा आता है, जो बिकता है पीओके में, जो पाकिस्तान से आता है 40 किलो का कट्टा, वो 2000 से बढ़कर 4-5 हजार रुपए पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी, अजीत जी।